बयाना में पहले ही पैसे लेने की क्या जरूरत थी आपको? अभी पेशगी ले लिए मतलब बाद में तनख्वाह कम मिलेगी ना। चलिए ठीक है, पेशगी ले ली तो क्या अब आप इन पैसों को अपने भाइयों की कॉपी पर खर्चा करेंगे? सदा प्रेम भाई है मेरे, और कॉपी में कितने ही पैसे लग जाएंगे, वो लोग खुश भी हो जाएंगे, उनको जरूरत भी है। सवाल ये है ही नहीं कि कितने पैसे लगेंगे या फिर वो कैसे खुश हो जाएंगे, उनकी क्या जरूरत है, ये सवाल ही नहीं है। बल्कि सवाल ये है कि आप क्यों किसी और की जिम्मेदारी उठाएंगे या फिर किसी और की जिम्मेदारी निभाएंगे। समझ रहे हैं ना? ये कैसी बात कर रही हो सरस्वती? 2 कॉपी के पैसों से जीवन की कीमत क्यों लगा रही हो? वो दोनों भाई है मेरे, उन दोनों की भी जिम्मेदारी है मुझ पर। माँ बाबूजी चाहे जैसे भी हो, लेकिन सच तो यही है ना कि उन दोनों ने ही पाला है मुझे। उनकी भावनाओं के बदले अगर मैं इतना भी करूं तो भी गलत नहीं है करना। समझो इस बात को। ठीक है, लेकर आइए कॉपी। लेकिन ये क्या कर रही हो? पहले फैसला करते हैं। कैसा फैसला? कर्तव्य की बात अभी नहीं करेंगे। आपको भावनाओं की बात करनी है ना? ठीक है, पहले भावनाओं की बात करते हैं। चुन लीजिए। पैसे या मैं? पैसों की भावना या पत्नी का रिश्ता? ये क्या नाटक है सरस्वती? भैया जल्दी चले ना भैया, देर हो रही है। नाटक नहीं है। वो क्या है ना कि मैं पैसे दफ्तर में ही भूल गया हूँ। दरअसल मेज के दराज पे रखे थे पैसे और मैं भूल गया। कल देखते हैं ना। भैया आप झूठ बोल रहे हैं क्या? अपने बड़े भैया को झूठा बोलोगे? अरे बदतमीज! क्या कर रहे हैं आप? तो झूठे को झूठा ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए? नहीं भैया, मैं चुप रह जाता, लेकिन आपको प्रेम भैया को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अटल, मतलब तुम भी अभी सभी के सामने अपने बड़े भैया को झूठा कह रहे हो? सरस्वती, इतनी हिम्मत तुम्हारी? देख रहे हैं ना आप, माँ, बाबूजी, दादाजी, इसकी हिम्मत, बदतमीजी।
झूठ। भाभी एक काम कीजिए, आपने पीछे ये जो हाथ छुपाए रखा है उसे आगे लाइए। फिर सच, झूठ, बदतमीजी सबका हिसाब हो जाएगा। दिखाइए ना। और इन पैसों से कॉपी खरीदी नहीं जाएगी, समझे तुम दोनों? बस बस हो गया। सरस्वती जाओ तुम, कोई पैसे नहीं लेगा तुमसे। जाओ अंदर जाओ। हाँ बाबूजी, लेकिन यही ज्ञान ना आप थोड़ा विमला दीदी को भी दीजिए कि हर जगह हर वक्त तमाशा खड़ा किया नहीं जाता। सरस्वती नहीं माँ, बोलने दीजिए मुझे। आवाज। और ना जरा इस अटल को भी समझाइए किससे और कैसे बात की जाती है, जरूरत है इसे। अब बस। अवध भैया, आपको कॉपी नहीं दिलवानी थी तो क्यों कहा हमसे? बड़े भैया है तुम्हारे, और बस हो गया, अब बस करो। पर माँ अगर बोल देते तो क्या फर्क पड़ जाता? वापस आकर कह देते कि भाभी ने मना कर दिया है। भैया आपने झूठ क्यों बोला हमसे? प्रेम, बहुत हो गया तुम्हारा। अटल की तरह सवाल करना बंद करो अब। ये कौन सी बात है भैया? ये कौन सा तर्क है? गलती आप करो और नाम अटल का ले? वाह। सही है, अटल पैदा ही नहीं हुआ होता ना तो आज शांति होती घर में। भैया आप ये नहीं कह सकते, अटल भाई है हमारा, बात हम तीनों की है ना। सदा नहीं प्रेम भैया, सदा भैया, आप दोनों ने जो किया वो गलत किया। अब अपनी गलती की सजा स्वीकार कर लीजिए। कौन देगा सजा? अवध भैया देंगे। अवध भैया जो सजा बोलेंगे वो सजा आप दोनों को माननी पड़ेगी। देखो अटल, हम सजा नहीं मानेंगे। सुन लो अटल,
हम किसी की सजा नहीं मानेंगे, समझे? मैं बात करती हूँ दोनों से। हाँ चलो चलो सब लोग। नहीं, ऐसे नहीं। अपना सिक्का अगर खोटा निकला ना तो उसे छुपाओ मत। ऐसे भूसे से या गोबर लिपने से बातें ठीक नहीं हो जाती। जमीन फिर उखड़ेगी, तो जो भी होना है वो अभी हो जाना चाहिए। अटल ने न्याय की बात की थी ना, तो दीजिए, दिलाई अवध को न्याय। तभी तो इन लड़कियों को भी तो विश्वास होगा कि कल सुबह अटल इनको भी न्याय दिलाएगा। कहा ना जाओ यहाँ से, तो जाओ यहाँ से। भैया आपको भी याद है कि जब हम मेले में जाते थे तो ऊंचाई पर एक गुब्बारा टंगा हुआ रहता था, जिसे फोड़कर हमें खट्टा मीठा मिलता था, और अवध भैया हमें अपने कंधे पर बिठाकर गुब्बारे तक पहुंचाते थे। फिर हम उसे फोड़कर खट्टा मीठा खाते थे। याद है भैया? हाँ अटल याद है, एक एक बात याद है मुझे। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि उस खट्टे मीठे के चक्कर में अवध भैया कुछ भी करते रहेंगे। उस समय अवध भैया हमारे लिए अच्छा सोचते थे, अच्छा करते थे, और हम भी उनसे बहुत प्यार करते थे अटल। तुम्हें याद है, हम छोटे भाई होकर भी भैया के मन पसंदीदा खीर के 4-4 चम्मच अपने हिस्से में से उन्हें देते थे। लेकिन आज मामला दूसरा है अटल। हम माफी नहीं मांगेंगे, समझे? जाओ यहाँ से। प्रेम भैया, सदा भैया, किसी का प्रेम, एहसान और अच्छी बातें अगर सोचेंगे तो कैसी भी परिस्थितियां आए फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ना सोचे तो छोटी सी बात को खींच खींच कर पर्दा बनाना आसान है, जिससे सारा प्रेम, एहसान, अच्छी बातें सब छुप जाती है। अब मैंने तो कह लिया, आपको तय जो करना है कीजिए। हाँ अटल, हमने तय कर लिया, अब जाओ यहाँ से। जाओ ना अटल। ठीक है। मुझे तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। और सच बताऊं तो भैया आप पे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन अटल ने इस तरह से समझाया कि हम समझ गए और गुस्सा शांत हो गया। जो न्याय है वो हमें दिखने लगा। माफ कर दीजिए भैया। और हाँ भैया,
हमने भी आपसे गलत व्यवहार किया, माफ कर दीजिए भैया। भैया, आप किसी को छोड़ाने की बात कर रहे थे ना? वो कौन है? अरे वो अटल। बोलो बोलो। चलो चलो, सब लोग अपने अपने काम पे चलो अब। अरे बाबूजी और दामाद जी को चाय वगैरह पूछो, कोई जाओ चलो। किशन भैया, किशन भैया। अरे दीदी, ऐसे यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? इतने गुमसुम, उदास, चुपचाप। देखो किशन भैया, इतना तो मैं समझती हूँ, बाहर शांतता है, मतलब अंदर तूफान चल रहा है। क्या सोच रहे हो इतना? नहीं नहीं, कुछ सोच नहीं रहा, याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक कविता थी, मैं राजा जी के यहाँ गया था कविता पढ़ने, वहां एक कवि आए थे, उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई थी। बालिकाएं, दिया, ऐसे कुछ शब्द थे उस कविता में, मुझे वो शब्द याद नहीं आ रहे हैं, मगर उस कविता का अर्थ याद आ रहा है। एक बहुत छोटी बच्ची है, हाथ में दिया लेकर घुमा रही है, ऐसे आगे कर रही है, चेहरे के पास ला रही है, शायद कुछ ढूंढ रही है, अपना खुद का चेहरा, खुद का वजूद ढूंढ रही है। कितना गहरा, बहुत अच्छा अर्थ था उस कविता का। अटल ये जो आज सब कर रहा है, उन लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए आवाज उठा रहा है, ये सब उसने लगा कर रखा है ना। पता नहीं, ये सब देखकर वो कविता मुझे बहुत याद आ रही है आज। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये आज अटल जो कर रहा है वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। मतलब किशन भैया, कहीं पर आपको अभी भी लग रहा है कि अटल जो कर रहा है वो सही है? लेकिन दीदी, मैं पूरी तरह से ये भी तो नहीं कह पा रहा हूं कि वो गलत कर रहा है। निर्णय करो कल के दिन को। तैयारी ऐसी करो कि कल सुबह ग्वालियर का सूरज नई रोशनी लेकर आएगा। नाश्ता। बाबूजी, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ? हाँ किशन, तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पे हैं?
योद्धा हो तुम। एक योद्धा के पिता को पता होता है कि उसका बेटा कहां गया होगा। अपने हथियारों को धार लगाने के लिए, नए नए हथियार खोजने के लिए वो कहां गया होगा। चलो अब नाश्ता कर लो। नहीं बाबूजी, मुझे नाश्ता करने में समय बर्बाद नहीं करना। मैं पढ़ूंगा, क्योंकि बहुत लोग मुझसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं। किशन, चाहे तो एक बाप अपने बेटे को खाना खिला सकता है, तो उसकी तैयारी भी होगी और खा भी लेगा। खिलाओ। जी बाबूजी, ये आपके लिए। खिला। अटल बेटा, युद्ध की तैयारी करने के लिए ताकत भी तो चाहिए। बाबूजी रहने दीजिए ना। क्यों रहने दो? दादाजी ने क्या कहा? और सिर्फ अटल नहीं, उसके पूरे खानदान से माफी मंगवाई है। उसके खानदान में तो मैं भी आती हूँ, मुझसे भी माफी मंगवाएंगे क्या? कैसी बात करती हैं बुआ जी, आप उसके खानदान से कहाँ आती हैं? आपको तो हमने बुलाया है। आपको बता दूं, अवध को सलाह हमने ही दी थी कि तुरुप के को बुला ले। आप कभी अटल की तरफ थी ही नहीं, तो आप कैसे माफी मांगेंगी? आप तो माफी मंगवाएंगी ताकि सबको सबक मिल सके कि अटल की तरह समाज से बगावत करने का हश्र सिर्फ अपमान और तिरस्कार ही है, और उसके बाद जीवन भर सिर्फ दुख ही दुख। हाँ, तुम यहाँ? मैं यहाँ से देख रही थी उन लोगों को और सोच रही थी कि आगे क्या होगा। देखो ना, बेचारी लड़कियां, कहीं उनकी उम्मीद ना टूट जाए, है ना? कोई नहीं, मैं जरा थोड़ा घूम कर आती हूँ। हाँ, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है और चक्कर भी खा रहा है, इसलिए। अरे बुआ जी, साफ साफ बताइए ना, और सच बताइए। या तो सर दर्द कर सकता है या फिर चक्कर खा सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। हाँ हाँ, मतलब नहीं, चक्कर नहीं खा रहा। हाँ, लेकिन बहुत दर्द कर रहा है। अच्छा, ठीक है, फिर चलिए दबा देती हूँ। हाँ? सर, आपका सर दबा देती हूँ। हाँ, अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि बचपन से मेरे साथ ये ऐसा होता आ रहा है। अचानक सर दर्द करने लगता है और फिर उसका इलाज भी वही है कि थोड़ा घूम कर आ जाओ, फिर चुटकियों में दर्द गायब। अच्छा बुआ जी, हाँ, ऐसा है कि आप जो अभी अपने दबे दबे जुबान में कह रही थी ना, वो मैंने कायदे से सुन लिया है, क्योंकि बचपन से ही मुझे छिपकली की आवाज सुनने का अभ्यास हो रहा है, और आप भी बिल्कुल उसी की तरह हैं। कहीं भी किसी भी मामले में चिपक जाते, छिपकली की तरह। विमला,
और अगर खतरा नजर आए तो दुश्मन को भटकाने के लिए अपनी पूंछ छोड़ के भाग जाते। तो ज्यादा तेज मत बनिए, छिपकली की तरह, और चुपचाप चलिए। देखो तुम कुछ भी बोले जा रही हो। अरे बुआ जी, मैं तो बस यही कह रही हूँ कि मैं आज आपके साथ ही रहूंगी, आपके साथ ही सोऊंगी, ताकि और अगर तुम्हें लगे कि रुक जाना चाहिए तो तभी रुक जाना। और अगर नहीं लगे तो चली जाना सुबह होने से पहले। बड़ा खतरा देखकर उससे हट जाने में या फिर खतरे से भाग जाने में कोई बुराई नहीं होती। समझ लो इस बात को। वो कहते हैं ना, आंधी और तूफान से लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उससे बचना चाहिए। वहां बचाव ही असली लड़ाई होती है। आंधी और तूफान से वही लोग बच पाते हैं, या फिर आसान शब्दों में कहा जाए तो जो लोग प्रभावित नहीं होते वही लोग असल में ठूठ होते हैं। समझी? नहीं समझी। और आप हमें डरा क्यों रही हैं? मैं डरा नहीं रही हूँ। मैं क्यों डराऊंगी? कैसे समझाऊं? कोई अगर तुम्हें सतर्क कर रहा हो, सावधान कर रहा हो, और उसी सावधानी से अगर तुम्हें डर लगने लगे ना, तो समझ जाना कि खतरा बहुत बड़ा है। और जो नहीं समझी, मैं हूं ना, मैं समझाती हूँ। देखो, तुम कुछ लड़कियां पढ़ना चाहती हो, पढ़ना चाहती हो ना? हाँ, पर बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहती। कितनी सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनके कोई सपने ही नहीं होते, वो सपने ही नहीं देख रही है। क्यों? क्योंकि वो ठूठ है। हरे भरे पेड़ पौधों को तूफान जड़ से उखड़ देता है। इतना तो जानती हो ना? तो अब देखो, सोच लो, या तो ठूठ बनो या फिर जड़ सहित उखड़ने को तैयार रहो। वो मानते थे कि जैसे ही गति दुर्गति में बदल जाए, उस पर पुनर्विचार करना चाहिए, उसे व्यवस्थित करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर ये संभव नहीं हो तो उस गति को तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए। चलो, रामायण हो गई, विचारों की महाभारत भी कर ली तुमने। अब हमें ये बताओ, लड़कियां पढ़ लिख कर करेंगी क्या? आखिर उन्हें खाना पकाना, चूल्हा चौका करना, बच्चे पालना, यही तो करना है। इसके लिए विद्या और उन्हें पढ़ाने लिखाने की जरूरत क्या है? फिर तो लड़कियों को युद्ध भी नहीं सिखाना चाहिए था। लो, अब युद्ध किसने सिखाया?
युद्ध तो तुम सिखा रहे हो लड़कियों को। नहीं, भगवान श्री राम जी की माता कैकेयी को भी सिखाया था युद्ध उनके माता पिता ने। उनकी मुलाकात राजा दशरथ से कब हुई थी पता है? देवासुर संग्राम में, और वहां वो युद्ध कर रही थी। तो उनके माता पिता को उन्हें चूल्हा चौका सिखाना चाहिए था ना, युद्ध क्यों सिखाया? अरे बेवकूफ अटल, तो ये लड़कियां अब युद्ध सीखेंगी? तोमर चाचा, सोचिए, उस दौर में शस्त्र विद्या थी और इस दौर में शास्त्र विद्या है।